वन शॉट में खत्म करेंगे मोल कॉन्सेप्ट को, पूरा मोल कॉन्सेप्ट फिनिश कर देंगे अभी, और क्वेश्चन बेस खेलेंगे मोल कॉन्सेप्ट के साथ। जेई और नीट में आने वाला हर क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट से होगा, यहीं से होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड और फ्रेंडी में शेयर कर दीजिए। वैसे तो बहुत तरह के एटॉमिक मास होते हैं, लेकिन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, लेकिन एवरेज एटॉमिक मास से जेई वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को उठाते हैं। सर क्या नीट वाले देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। जेई को टारगेट कर रहे हैं, नीट को टारगेट कर रहे हैं। फर्स्ट फेज का एग्जाम होने वाला है जेई का, साथ साथ नीट भी कवर हो जाएगा यहीं से। एवरेज एटॉमिक मास का ये क्वेश्चन जेई वालों को बहुत ज्यादा पसंद, भैया क्यों पसंद है मुझे नहीं पता, लेकिन आंसर भी बहुत टेक्निक से निकाल लेते हैं। कहते हैं मान लीजिए इसके अंदर दो आइसोटोपिक मास लिखे हैं, यह है क्लोरीन 1735 और यह है क्लोरीन 1737। वो बोल रहे हैं इसका, यानी कहने का मतलब हो गया ये 25% है, तो फिर ये कितना है 75%। हमें निकालना है एवरेज एटॉमिक मास। टेक्निक क्या है? एवरेज एटॉमिक मास जब भी निकालना हो इज इक्वल टू इसका एटॉमिक मास कितना है 35 इंटू इसका अबेंडेंस कितना है 25%, 25 प्लस इसका एटॉमिक मास 37 इंटू इसका अबेंडेंस कितना है 75%, 75 अपन करेंगे 100, सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया 36.5, आंसर आ गया। लीजिए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस निकालने हो बस दिमाग में, हमेशा दिमाग में सेट करके रखिएगा। ये जेई वाले इससे ज्यादा खेलते हैं, नीट में भले कम आए लेकिन जेई में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस वैरायटी का पूछते हैं। अगर एवरेज एटॉमिक मास पूछा जाए किसी भी एलिमेंट का, तो इस एलिमेंट का मास और उसका एबेंडेंस कितना है मल्टीप्लाई करो, और दूसरे का मास कितना है उसका एबेंडेंस कितना है, डिवाइड बाय 100 करो, आंसर तुरंत आ जाएगा फटाफट। मोल कॉन्सेप्ट में एवरेज मास कैलकुलेशन के बाद नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेते हैं, वो है मोल कैलकुलेशन। और मोल कैलकुलेशन के लिए मोल चार्ट आपको आना चाहिए। मोल चार्ट जिनको नहीं पता है मैं बताऊंगा। मोल चार्ट, इसमें कौन कौन से हीरो हैं? एक तो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल और ग्राम वेट, ग्राम वेट और नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल और वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस। इतने कैरेक्टर के साथ खेलेंगे हम लोग मोल चार्ट में। अब ध्यान रखिएगा, अगर नंबर ऑफ मोल से, यानी मोल से हम ग्राम वेट निकाल रहे हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, मोलर मास। और अगर ग्राम वेट से हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल, तो इसको डिवाइड करेंगे मोलर मास से। अब आप कहेंगे सर ये मोलर मास क्या है? मोलर मास का मतलब होता है सिंपली मास ऑफ 1 मोल। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल, इसी को बोलते हैं मोलर मास। तो क्या करना है, अगर मोल से निकालना है ग्राम वेट तो मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, ग्राम वेट से अगर नंबर ऑफ मोल निकालना है तो डिवाइड करेंगे मोलर मास से। ठीक, अब देखिएगा, अगर हम मोल से निकालते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे Na से, यानी आवागाद्रो नंबर। Na का मतलब क्या है? आवागाद्रो नंबर्स। लीजिए, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम निकालते हैं मोल, तो इसको डिवाइड करेंगे आवागाद्रो नंबर्स Na से। ठीक, अब अगर मोल से हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे मोलर वॉल्यूम से। मोलर वॉल्यूम से क्या होता अभी बताएंगे।
अगर वॉल्यूम ऑफ गैस से हम निकालेंगे मोल, तो इसको डिवाइड करेंगे मोलर वॉल्यूम से। लीजिए, इस तरह से मोल चार्ट को याद रखेंगे तो एक दूसरे से एक दूसरे में कैसे कन्वर्जन होगा, कैसे हम किधर से किधर घूमेंगे, ये आप फटाफट क्वेश्चन से खेलने लगेंगे। अभी क्वेश्चन कराते हैं और बताते हैं किस वैरायटी का क्वेश्चन जेई और नीट वाले ज़्यादा खेलते। अब कुछ टर्म यूज हुए हैं, जरा देखिएगा उनका क्या मतलब है। एक था Na, इसका क्या मतलब था? आवागाद्रो नंबर, आवागाद्रो नंबर्स। इसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23, आवागाद्रो नंबर्स की वैल्यू है। और एक टर्म था मोलर मास, मोलर मास। और मोलर मास का सिंपली मतलब होता, हमने बताया, मास ऑफ 1 मोल। एक मोल के मास को ही क्या बोलते हैं? मोलर मास। अब अगला टर्म था मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, ठीक। और इसका मतलब है एक मोल गैस का वॉल्यूम, एक मोल गैस का वॉल्यूम, इसी को क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम। और यहां पर एक चीज से अलर्ट रहना, टेम्परेचर मान लो पूछ दिया, अब आपको अलर्ट यहां पे ये रहना है, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर है 1 बार में, और मोलर वॉल्यूम है 22.7 लीटर, 22.7 लीटर। तो ये होगा एसटीपी पर, एसटीपी पर। लेकिन यही चीज अगर बात किया जाए, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर बदल गया 1 atm हो गया, यहाँ पर प्रेशर बार में था, यहाँ पर प्रेशर atm में हो गया, और मोलर वॉल्यूम पूछा जाए तो 22.4 लीटर हो गया। ये 22.7 लीटर था, ये 22.4 लीटर हो गया। तो ये हो गया एनटीपी पर। कहाँ पर हो गया? एनटीपी। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। जेई वाले इसके साथ जाएंगे, जेई वाले इससे खेलते हैं और नीट वाले इससे खेलते हैं। इसके लिए आपको दोनों बता दिया। अब आप अलर्ट रहेंगे, नीट वालों के लिए ये वैल्यू सही है, जेई वालों के लिए ये सही है, क्योंकि जेई वाले यूनिट के साथ बहुत जल्दी खेल जाते हैं। अब ये मोल के क्वेश्चन है, इनको फटाफट सॉल्व करेंगे। 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया, 1.7 ग्राम अमोनिया में फाइंड नंबर ऑफ मोल, मोल निकालना है। मोल यानी n इज इक्वल टू, तो क्या करना है? वेट तो दिया है 1.7 अपन अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 17 होता है। तो यहाँ से कितना आ गया? 0.1 मोल। आंसर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, 6.02 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल अपन अवागाद्रो नंबर। तो वैल्यू रख दिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू क्या है? 6.02 इंटू 10⁻23 अपन नंबर ऑफ पार्टिकल है 24 पावर में, और अवागाद्रो नंबर की वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.2 ml ऑफ अमोनिया। तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल? 11.2 ml अपन मोलर वॉल्यूम। ध्यान रहे, बहुत सावधान रहिएगा, इसने ml में दे दिया है और वो था लीटर के लिए, 22.4 लीटर आता था। क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm पे बोल रहे हैं, तो कितना आता था? 22.4 लीटर। तो इसको पहले ml में ही बदल देते हैं, या ml को लीटर में बदल लो, कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये हो गया 22.4 इंटू 1000। अब ये ml में कन्वर्ट हो गया। अब ml को ml से आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका 11.2 अपन मोलर वॉल्यूम कितना है? 22.4 इंटू 1000, ठीक। तो ये हो गया 2 टाइम चला गया, तो ये कितना आ गया? 1/2000 आंसर हो गया। अब ये मोल कॉन्सेप्ट में टाइप है, इस टाइप का सवाल
जेई वाले और नीट वाले भी बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं, जेई वाले तो पूछते हैं, उनका फेवरेट है। अब ध्यान दीजिएगा, टाइप क्या है, फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ इंडिविजुअल एटम। इंडिविजुअल एटम का मोल निकालना है। जैसे 1 मोल शुगर है, 1 मोल शुगर है, फार्मूला क्या होता है शुगर, चीनी का, C12H22O11। 1 मोल शुगर है, इसमें इंडिविजुअल एटम का मोल बताओ। कार्बन का मोल बताइए, हाइड्रोजन का मोल बताइए, ऑक्सीजन का मोल बताइए। ठीक है, यानी फाइंड क्या निकालना, फाइंड मोल ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और क्या निकालना है, फाइंड वेट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इंडिविजुअल, एक एक का। 1 मोल शुगर देके उसके अंदर एक एक एटम का इंडिविजुअल मोल निकालने को बोलते हैं। तो कैसे निकाला जाता है, अगर एक फार्मूला याद रखेंगे, अगर मोल निकालना है इंडिविजुअल का तो मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी कर देंगे, एटॉमिसिटी, तो इंडिविजुअल मोल्स फटाफट निकल के आ जाएंगे। अच्छा, क्या होता है एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी भैया जितने एटम दिखाई दे रहे हैं उतना ही होगा एटॉमिसिटी, जितने एटम दिखाई देंगे उतनी एटॉमिसिटी। बताओ शुगर में कार्बन कितना दिखाई दे रहा है, तो कार्बन का एटॉमिसिटी 12। शुगर में हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है, तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 22। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 11। जितने एटम दिखाई देंगे उतना ही कहलाएगा उसकी एटॉमिसिटी। जैसे कार्बन का मोल निकालना है, कार्बन एटम का मोल बराबर, तो क्या करेंगे, एटॉमिसिटी किसकी, कार्बन की, इनटू मोल किसका, शुगर का। बस आंसर आ जाएगा फटाफट। बताइए कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है, 12। शुगर का मोल कितना है, 1, तो 1, तो कितना मोल आ गया, 12 मोल। अब मोल निकालना है हाइड्रोजन एटम का, तो कैसे निकलेगा, एटॉमिसिटी हाइड्रोजन की इनटू मोल शुगर का, तो एटॉमिसिटी हाइड्रोजन कितनी है, 22। अब मोल कितना है, 1, तो टोटल मोल कितना आ गया, 22 मोल। अब मोल निकालना है ऑक्सीजन एटम का, तो एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की इनटू नंबर ऑफ मोल्स किसका, शुगर का, तो ये हो गया 11 इंटू 1, तो 11 मोल आ गया। देखिएगा इस तरह से निकालते हैं मोल इंडिविजुअल एटम का। अब इंडिविजुअल एटम का तो मोल आपने निकाल लिया, अब इंडिविजुअल एटम का वेट निकालना है, तो बहुत आसान है। वेट अगर कार्बन का निकालना हो तो कार्बन की एटॉमिसिटी लिखिए 12 इंटू, एक कार्बन का वेट कितना होता है, 12, तो कितना आ जाएगा, लगभग 144। अगर आपको वेट निकालना है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 22, एक हाइड्रोजन का वेट 1 ग्राम, तो कितना आ गया, 22 ग्राम। इसी तरह अगर ऑक्सीजन का वेट निकालना है तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 11 इंटू, एक ऑक्सीजन का वेट 16 आ गया वेट। मोल कॉन्सेप्ट में ये वाला वैरायटी भी बहुत ज़्यादा जेई और नीट वाले भी पूछते हैं। टाइप क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मोल बताइए, ऐसा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने की क्या टेक्निक होती है, जैसे मान लीजिए अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो क्या होता है, Z। अगर पूछ दे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो क्या होगा, A माइनस Z। अगर पूछ दे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, A माइनस, तो ये हो जाएगा Z माइनस चार्ज, जितना चार्ज होगा उतना माइनस कर देंगे।
वैसे अगर न्यूट्रल एटम है तो जितना प्रोटॉन का नंबर होता है उतना इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है न्यूट्रल कंडीशन में, ठीक है। जहां पर ए क्या है, एटॉमिक मास या मास नंबर भी इसी को बोलते हैं। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। जैसे क्वेश्चन है 17 ग्राम अमोनिया में, 17 ग्राम अमोनिया में नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोटॉन निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है और नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है 17 ग्राम अमोनिया में। तो अगर पहले इसका मोल निकाल लें तो मोल वेट कितना है 17 अपन अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 17, यहाँ से 1 मोल अमोनिया है, 1 मोल अमोनिया। हमेशा याद रखिए किसी चीज का मोल अगर पता चल जाए तो उसके अंदर के जितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो भी मोल में ही आते हैं, ठीक। अगर अमोनिया 1 मोल है तो इसके अंदर हर चीज को हम मोल में लेंगे। जैसे अब आप इसमें निकालिए प्रोटॉन कितना है, नाइट्रोजन का 7 और हाइड्रोजन के 3, 7 3 10, तो 10 प्रोटॉन है ना, तो हम बोलेंगे 10 मोल प्रोटॉन है। क्या बोलेंगे, प्रोटॉन 1 नहीं है, 10 नहीं है, 10 मोल प्रोटॉन है, ठीक। क्योंकि अगर हमने किसी चीज को मोल में ले लिया तो उसके अंदर के हर एक चीज मोल में चली जाती है। जैसे न्यूट्रॉन निकालना है तो कैसे निकालते थे, A-Z। अब यहां पर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना था 14 -7, तो कितना आ गया 7। और हाइड्रोजन का 0, हाइड्रोजन का कितना है 0, क्योंकि अगर ये प्रोटियम का बना हुआ तो इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं है, तो कितना आ गया आंसर 7 मोल, 7 प्रोटॉन नहीं 7 मोल प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो 7 नाइट्रोजन के 3 इसके 10, यानी 10 मोल इलेक्ट्रॉन है। तो समझिएगा 1 मोल अमोनिया में, 1 मोल अमोनिया में 10 मोल प्रोटॉन है, 7 मोल न्यूट्रॉन है और 10 मोल इलेक्ट्रॉन है। ऐसे आंसर निकाला जाता है। और आप लोग का काम बस इतना है कि वीडियो को अपने फ्रेंड्स या फ्रेंडी में लाइक और शेयर करते रहिए, करते रहिए। और अब हम बात करेंगे स्टोइचियोमेट्री और लिमिटिंग रीजन, जो कि इस चैप्टर का जान है। स्टोइचियोमेट्री और लिमिटिंग रीजन दोनों ही इस चैप्टर के बैकबोन हैं। ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप न्यूमेरिकल को लगा पाएंगे जब आप स्टोइचियोमेट्री और लिमिटिंग रीजन को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्टोइचियोमेट्री की और फिर आपको सिखाएंगे लिमिटिंग रीजन और उसको पहचानने का क्या ट्रिक है। कहते हैं कि किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन के ऊपर मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना क्या कहलाता है, स्टोइचियोमेट्री। अप्लाई मोल कॉन्सेप्ट यानी अप्लाई मोल कॉन्सेप्ट ऑन बैलेंस रिएक्शन। किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन पर मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्री। अब किसी पहली चीज कि रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, तभी हम लगाएंगे स्टोइचियोमेट्री, पहली बात। अब अप्लाई कैसे करेंगे स्टोइचियोमेट्री को, ये स्टोइचियोमेट्री हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, बात को समझिएगा। कहते हैं यह हमें बताएगा, इट टेल अबाउट रिलेशन बिटवीन मोल वॉल्यूम एंड मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मोल का, वॉल्यूम का और मास का क्या रिलेशन है, यही चीज बताता है स्टोइचियोमेट्री। बात समझ गए आप। स्टोइचियोमेट्री क्या बताएगा, रिलेशन बिटवीन मोल
मास एंड वॉल्यूम। जैसे मान लीजिए हमने कोई रिएक्शन लिया H2 प्लस I2 गिव्स 2 मोल ऑफ HI। ध्यान दीजिए, अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये बन रहा है 2। ठीक, ये स्टाइचोमेट्री होता है। जो यहां पर लिखा जाता है वो क्या होता है? स्टाइचोमेट्री। यानी अगर हम बोलें कि 1 मोल अगर आप हाइड्रोजन लेंगे H2 और 1 मोल आप लेंगे I2 तो 2 मोल बनेगा HI का। ये रिलेशन देखिए। इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते थे कि 1 वॉल्यूम आप लीजिए H2, 1 वॉल्यूम आप लीजिए I2 तो 2 वॉल्यूम बनेगा HI का। इस बात को ऐसे भी बोल सकते थे 2 ग्राम आप लीजिए H2 और 254 ग्राम लीजिए I2 तो बनेगा 256 ग्राम HI का। देखिए, मोल का रिलेशन, वॉल्यूम का रिलेशन और मास का रिलेशन, यही चीज बताता है स्टाइचोमेट्री। अगर इसी बात को दूसरी रिएक्शन लेके आपको समझाएं तो देखिएगा N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया। अब इसका 1, इसका 3 लेंगे तो इसका 2 मोल बनेगा। देखिए, तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल N2 लीजिए, 3 मोल H2 लीजिए तो 2 मोल अमोनिया का बनेगा। ठीक, इस बात को ऐसे ही बोल सकते थे 1 वॉल्यूम N2 लीजिए, 3 वॉल्यूम H2 लीजिए तो 2 वॉल्यूम अमोनिया आपको प्राप्त होगा। और इसी बात को ऐसे ही बोल सकते थे 28 ग्राम N2 लीजिए, 6 ग्राम हाइड्रोजन लीजिए तो 34 ग्राम अमोनिया आपको मिलेगा। तो ये जो मोल, वॉल्यूम और मास के बीच में जो रिलेशन है यही क्या है? स्टाइचोमेट्री है। तो ये स्टाइचोमेट्री का ये क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ CaO इज ऑब्टेन ऑन हीटिंग ऑफ 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म किया जाए तो कितने अमाउंट में CaO हमें मिलेगा? तो पहले कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने की एक बैलेंस रिएक्शन आप लिख लीजिए। ये है कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप इसको हीट कर रहे हैं, ये हीट का साइन, ये टूट गया CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में। क्या रिएक्शन बैलेंस है? बैलेंस है, एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन इधर, ठीक है, CO2 बिल्कुल बैलेंस है। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना है? 100 ग्राम है, 100 ग्राम। और इसका वेट है 56 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का वेट होता है 44 ग्राम। लीजिए, अब जरा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। 100 ग्राम से बन रहा है 56 ग्राम। ध्यान दीजिएगा, 100 ग्राम से कितना CO बन रहा है? 56 ग्राम। यानी अगर 100 से बन रहा है 56 ग्राम तो 1 से कितना बनेगा? 56/100। और पूछ कितने से रहे हैं? 10 ग्राम से। तो 10 ग्राम से कितना बनेगा? तो 56/100 इंटू 10। ठीक, तो ये आ गया 5.6 समथिंग। लीजिए, इतना ग्राम। दैट इज द आंसर। इस तरह से स्टाइचोमेट्री के क्वेश्चन को डील करते हैं, बिल्कुल ऐकिक नियम से, जैसे बचपन में लगाते थे। बस आपको टेक्निक आना चाहिए। और अब हम लोग समझेंगे व्हाट इज लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि बिना इसके आप अच्छे क्वालिटी के न्यूमेरिकल लगा ही नहीं पाओगे। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिमिटिंग रीजेंट। और सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम एक ही है कि पहचान करना है कौन लिमिटिंग रीजेंट है। ये पहचानना सबसे बड़ा टफ। तो बात को समझिएगा, बस 5 मिनट के अंदर ही आप पूरा लिमिटिंग रीजन के फटाफट क्वेश्चन लगाना सीख जाएंगे। समझिएगा, लिमिटिंग रीजन पहली चीज ऑलवेज रिएक्टेंट। लिमिटिंग रीजेंट कोई रिएक्टेंट ही बनेगा, प्रोडक्ट में जाके लिमिटिंग रीजेंट खोजने की कोई जरूरत नहीं है। लिमिटिंग रीजेंट को रिएक्टेंट में खोजो, कई रिएक्टेंट है तो उसमें से कौन सा लिमिटिंग रीजेंट है। पहली चीज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट एज रिक्वायर्ड। लिमिटिंग रीजेंट हमेशा लेस अमाउंट में होगा, जितनी जरूरत है उससे कम अमाउंट में ही लिमिटिंग रीजेंट होगा। ये बात याद रखिएगा। तीसरी बात
कंज्यूम कंप्लीटली ऑलवेज, और रिएक्शन में लिमिटिंग रीजन पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगली बात, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ऑन लिमिटिंग रीजेंट ओनली। लिमिटिंग रीजेंट ओनली, प्रोडक्ट कितना बनेगा, ज़्यादा बनेगा, कम बनेगा, कितना बनेगा, ये बात केवल और केवल लिमिटिंग रीजेंट पर ही निर्भर करेगा बस, और किसी पे निर्भर नहीं करेगा। और लिमिटिंग रीजेंट निकालेंगे कैसे? डिवाइड द मोल ऑफ रिएक्टेंट बाय देयर स्टोइचियोमेट्री। ये क्या है? स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट है। डिवाइड द मोल ऑफ रिएक्टेंट बाय देयर स्टोइचियोमेट्री। देखिएगा, रिएक्टेंट का अपन उसका स्टोइचियोमेट्री, ये रेशियो जिसके लिए लोएस्ट आएगा वही बनेगा लिमिटिंग रीजेंट LR। मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्री का रेशियो जिसके लिए सबसे कम आएगा उसी को लिमिटिंग रीजेंट चुनेंगे हम, और उसी से सारा खेल होगा। पूरी लिमिटिंग रीजेंट एक कहानी है। लिमिटिंग रीजेंट, मान लो आपके घर में कोई शादी पड़ा, कोई फंक्शन पड़ा, और आपने अच्छा खासा भोजन बनवाया, और मान लो पनीर ऐसा बनवाया कि पनीर का टेस्ट इतना अच्छा कि सब लोग पनीर पे ही टूट पड़े, और पनीर सबको मिलने से पहले ही खत्म हो गया। तो बताओ लिमिटिंग रीजेंट क्या बना? दाल बना, चावल बना, पुलाव बना, मिक्स वेज बना। लिमिटिंग रीजेंट कौन होगा? पनीर ही लिमिटिंग रीजेंट होगा, क्योंकि पनीर पहले कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया। अब सारा इज्जत, सारा दारो मदार किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसी पनीर के ऊपर। किसी को अगर एक पनीर नहीं मिला, कम हो गया, तो भैया सब समस्या पैदा हो गया है। कोई इज्जत नहीं किया, सब बेकार कर दिया। यानी पूरा माहौल, पूरा सोसाइटी का, पूरे फंक्शन का केंद्र बिंदु क्या हो गया? वही पनीर, वही लिमिटिंग रीजेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा ये किस पे डिपेंड करेगा? लिमिटिंग रीजेंट पर। बारात में कितनी इज्जत हुई, कितना नहीं हुआ, किस पर डिपेंड किया? वही पनीर पर। तो अगर निकालेंगे ऐसे, मोल अपन स्टोइचियोमेट्री देखेंगे, जिसका लोएस्ट आएगा उसी को लिमिटिंग रीजन मानेंगे, और उसी को मान के हम फटाफट निकालना स्टार्ट कर देंगे प्रोडक्ट कितना बनेगा। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई रिएक्शन है A+2B गिव्स C। ठीक, A के 5 मोल दिए गए हैं, B के 8 मोल दिए गए हैं। ये चीज़ें गिवन है, क्वेश्चन में दिया गया है। अब वो पूछ रहे हैं बताओ लिमिटिंग रीजेंट कौन बनेगा? भाई ये तो बन नहीं सकता, ये तो प्रोडक्ट है। लिमिटिंग रीजेंट रिएक्टेंट होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन कौन होगा ये हमें पता नहीं है। अब लिमिटिंग रीजेंट और निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्री। इसके मोल कितने हैं? 5। इसका स्टोइचियोमेट्री जो यहाँ लिखा होता है, स्टोइचियोमेट्री होता कितना है? 1। तो कितना आ गया? 5। इसके मोल कितने हैं? 8। इसका स्टोइचियोमेट्री कितना है? 2। तो कितना आ गया? 4। अब बताओ किसका कम आया? इसका। तो ये क्या बन गया? लिमिटिंग रीजेंट। यानी C कितना बनेगा ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा, इसी पर केवल डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रीजेंट के ऊपर। तो उम्मीद करते हैं आप लिमिटिंग रीजेंट निकालना सीख गए। मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्री का रेशियो जिसके लिए कम से कम आएगा वही लिमिटिंग रीजेंट बनेगा। देखिएगा, आइए लिमिटिंग रीजेंट का ही क्वेश्चन है, करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0.5 मोल बेरियम क्लोराइड। क्वेश्चन क्या है? 0.5 मोल बेरियम क्लोराइड react with 0.2 mole of sodium phosphate, number of mole of barium phosphate is formed। बेरियम फास्फेट के कितने मोल बनेंगे? तो सबसे पहला काम है लिमिटिंग रीजन का, स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप पहले रिएक्शन को लिखो, उसे बैलेंस करो। तो क्या है? बेरियम क्लोराइड किससे रिएक्ट कर रहा है? सोडियम फास्फेट से, Na3PO4 से। तो प्रोडक्ट बनेगा बेरियम फास्फेट और साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा NaCl। अब रिएक्शन को जरा बैलेंस कर देते हैं। तो अगर इसको हमने 3 कर दिया, इसको 2 कर दिया, और अगर यहाँ पर 6 कर दिया, तो आप देखिए रिएक्शन बैलेंस हो गई, रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है ये बेरियम फास्फेट कितना बनेगा। ये हम तभी निकाल पाएंगे ये कितना बनेगा जब हमें ये पता चले कि इसमें से लिमिटिंग रीजेंट कौन है, इन दोनों में से लिमिटिंग रीजेंट कौन है। तो लिमिटिंग रीजेंट कैसे निकालेंगे? इसका मोल कितना है?
0.5 अपान इसका स्टोइचियोमेट्री 3, ठीक। इसका मोल कितना है 0.2, इसका स्टोइचियोमेट्री 2, तो ये आ गया 0.16 और ये आ गया 0.1, 0.1। तो बताइए कौन सी वैल्यू कम आई, ये कम आया, जिसका मतलब कंफर्म हो गया ये क्या है, लिमिटिंग रीजेंट। अब हम निकाल लेंगे आसानी से, देखिएगा अब तो बच्चों का काम हो गया। एक एक नियम वाला सवाल, अगर इसके 2 से इसका 1 बन रहा है 1 मोल, तो इसके 1 से बनेगा 1/2 और इसका 0.2 दिया गया है 0.2, तो फिर इसके 0.2 से कितना बनेगा, तो ये हो जाएगा 0.2 से, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 0.2, तो फिर ये कितना आ गया 0.1। ये आ गया फाइनल आंसर, इतना प्रोडक्ट बनेगा बेरियम फास्फेट का। तो बहुत आसान सवाल होता है लिमिटिंग रीजन का, केवल लिमिटिंग रीजन पहचान लो, मोल अपन स्टोइचियोमेट्री जिसका कम आएगा वही लिमिटिंग रीजन बनेगा, और फिर तो पता चल जाएगा इतने से इतना बनता है, फिर इतने से कितना बनेगा, और फटाफट निकाल लेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंड और फ्रेंडी में शेयर करते रहिए। अब मोल कॉन्सेप्ट में आगे हम लोग बात करेंगे क्या होता है इंपेरिकल फार्मूला और क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, कैसे निकालते हैं इंपेरिकल फार्मूला और कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आना 100% फिक्स रहता है, कोई भी एग्जाम हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाला जाता है, इस बात को समझना, और क्या होता है इंपेरिकल फार्मूला और क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आइए देखते हैं, कहते हैं इंपेरिकल फार्मूला की बात करें तो इट इज अ सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ कंपाउंड। किसी कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट फार्मूला लिखा जाता है उसी को बोलते हैं इंपेरिकल फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो इट इज ए एक्चुअल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। किसी कंपाउंड का जो एक्चुअल फार्मूला है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और जो सिंपलेस्ट फार्मूला होगा वो इंपेरिकल फार्मूला होगा। जैसे जैसे हमने मान लिया ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला हमने लिखा CH2O। लीजिए ये फार्मूला सिंपलेस्ट फार्मूला है, और सिंपलेस्ट फार्मूला को ही हम क्या बोलते हैं। अब अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें, यानी अगर हमारे पास ग्लूकोज है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C6H12O6। ये फार्मूला जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअल फार्मूला है। कैसा फार्मूला है, एक्चुअल फार्मूला, और एक्चुअल फार्मूला को ही क्या बोलते हैं। अब एक्चुअली खेल हुआ क्या, इसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाई 6। देखिएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, C6H12O6। इन सबको 6 से डिवाइड कर दीजिए। लीजिए इसको भी और इसको भी, तो यहां से आ गया C, यहां से आ गया H2 और यहां से आ गया O। तो जो ये बना ये बन गया इंपेरिकल फार्मूला। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं इंपेरिकल फार्मूला। यही बात हम कह रहे थे, जो सिंपलेस्ट फार्मूला होता है उसे बोलते हैं इंपेरिकल फार्मूला, और जो एक्चुअल फार्मूला होता है उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिएगा वीडियो को लाइक और चैनल को अपने फ्रेंड और फ्रेंडी में सब्सक्राइब करते रहिए। और यहां से एक फार्मूला भी मिल जाता है, कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है n टाइम्स इंपेरिकल फार्मूला। बात को समझिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, C6H12O6। इंपेरिकल फार्मूला क्या था, CH2O, एंड क्या था, डिवाइड, जिससे आपने डिवाइड किया था 6। तो ये आ गया फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n टाइम इंपेरिकल फार्मूला। ये पहले वैरायटी का न्यूमेरिकल है जो इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का है। मास कंपोजिशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कहते हैं कंपाउंड कंटेन 50.5 ग्राम सल्फर एंड 49.95 ग्राम ऑक्सीजन
फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। ऐसे सवाल को करने के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है गिवन एटम को लिखिए, दूसरा है नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए, और तीसरा है सिंपलेस्ट रेशियो देख लीजिए। तो गिवन एटम कौन कौन से हैं? सल्फर है और ऑक्सीजन है। सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है? 32 ग्राम। ऑक्सीजन का 16 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। वेट दिया है, वेट कितना दिया है? सल्फर का 50.5 ग्राम। वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट सल्फर का 32, तो ये आ गया लगभग 1.5। ठीक है। अगर ऑक्सीजन की बात करें, वेट कितना दिया है, इसका मोल निकालिए 49.95 अपन मॉलिक्यूलर वेट 16, तो लगभग ये 3.5 मोल आ गया। ठीक। अब सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। सिंपलेस्ट रेशियो, अब सिंपलेस्ट रेशियो कैसे देखते हैं? जो सबसे छोटा मोल आया हुआ है ये 3.1 समथिंग होगा, हमने 5 ले लिया। जो सबसे छोटा मोल हो उसी से सबको डिवाइड कर दीजिए, यानी 1.5 अपन 1.5, इसी सबको डिवाइड कर रहे हैं। ये हो गया 3.5 अपन 1.5। तो यहाँ से तो क्या आ गया वैल्यू 1, और यहाँ से आ जाएगा 2। इसका मतलब है सल्फर होगा 1 और ऑक्सीजन होगा 2, तो फार्मूला आ गया SO2। देखिएगा ये इंपेरिकल फार्मूला है SO2। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या बन गया? SO2। ये सेकेंड वैरायटी का न्यूमेरिकल है। इसमें क्या है, आपको परसेंटेज दिया गया है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उसको आप 100 मान लेंगे वो सब ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ए कंपाउंड कंटेन 64.80% कार्बन, 13.62% हाइड्रोजन एंड 21.58% ऑक्सीजन। फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। वही तरीका, तीनों स्टेप। अब ये परसेंटेज में दिया है तो घबराने की बात नहीं, हमने सबको 100 मान लिया, ये सब ग्राम में कन्वर्ट हो गए। तो पहला स्टेप है गिवन एटम। एटम कौन कौन से हैं? एटम भैया कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक। और कार्बन का वेट कितना होता है? 12 ग्राम, हाइड्रोजन 1 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल। तो वेट तो हमें दिया गया है, क्या है? 64.80 अपन मॉलिक्यूलर वेट 12। हाइड्रोजन का वेट हमें पता है 13.62 मॉलिक्यूलर वेट 1। ऑक्सीजन का वेट है 21.58 अपन मॉलिक्यूलर वेट 16। तो यहाँ से हमें मिल गया नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ से मिल गया 5.3 मोल समथिंग। ठीक। यहाँ से मिल गया 13 मोल, 13 मोल, और ये हो गया 1.3 मोल। ठीक। अब सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, तो सबसे छोटा मोल कौन सा आया है? ये 5.3 मोल, 13 मोल, 1.3, सबसे छोटा मोल यही है। इसी मोल से सारे मोल को डिवाइड कर दीजिए, सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। तो 5.3 अपन 1.3, ठीक, 13 अपन 1.3, और ये हो गया 1.3 अपन 1.3। तो हो गया 4, यहाँ से हो गया 10, और यहाँ से हो गया 1 मोल। तो अब पता चल गया, ये हो गया C4H10 और ऑक्सीजन 1। तो ये आ गया इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला निकल गया। देखिएगा C4H10O। अब ये तीसरी वैरायटी का न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट सब चल रहा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम इंपेरिकल फार्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो तो फिर इंपेरिकल फार्मूला आप कैसे निकालोगे? इस न्यूमेरिकल को आप देखिए। कहते हैं कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड विद द इंपेरिकल फार्मूला BH3 एंड इट्स मोलर मास इज 27.7 ग्राम।
तो अब निकालना है इंपेरिकल फार्मूला। ऐसे क्वेश्चन को करने के दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है मोलर मास ऑफ इंपेरिकल फार्मूला। जो मोलर मास निकालना है इंपेरिकल फार्मूला का, इंपेरिकल फार्मूला क्या है? BH3। अब इसका मोलर मास निकालिए। इसमें एक बोरान है प्लस 3 हाइड्रोजन है, तो बोरान का हो गया 10.8 ग्राम, हाइड्रोजन का हो गया 3 × 1, चूँकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो टोटल अगर हम कर लें, इसको जोड़ दें, तो हो गया 10.3 ग्राम। ठीक, इतना आ गया, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है? वैल्यू ऑफ एन निकालिए। एन क्या होता है? एन क्या होता है? मोलर मास अपन एन बराबर क्या होता है? गिवन मास, गिवन मास, गिवन मास अपन मोलर मास, मोलर मास। चूंकि जो ये मास आ रहा है ये होगा 13.8 ग्राम, तो यहां हम किससे डिवाइड कर देंगे? 13.8 से। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब हमें एक फार्मूला पता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n टाइम इंपेरिकल फार्मूला। 2 मल्टीप्लाई कर दिया। इंपेरिकल फार्मूला क्या था? BH3, तो ये आ गया B2H6, B2H6। ये आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या निकल गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना आया? B2H6। ये आंसर होगा। ये चौथे वैरायटी का न्यूमेरिकल है। इसमें इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों निकालना है, दोनों आपको फाइंड आउट करना है। इंपेरिकल फार्मूला निकालो, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो। क्वेश्चन क्या है? ए कंपाउंड कंटेन 24.27% कार्बन, 4.07% हाइड्रोजन एंड 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। फाइंड इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये स्टार्ट करते हैं, बहुत आसानी से निकालेंगे। पहला स्टेप क्या था? गिवन एटम कौन कौन से हैं? तो एटम में हमें कार्बन दिया गया है, हाइड्रोजन दिया गया है और क्लोरीन दिया गया है। हमें पता है कार्बन का होता है 12 ग्राम, हाइड्रोजन का होता है वेट 1 ग्राम और क्लोरीन का होता है 35.5 ग्राम। ठीक, अब मोल निकाल लेते हैं। वेट तो हमें पता है, कार्बन का वेट कितना है? 24.27 अपन एटॉमिक वेट 12। यहाँ से हाइड्रोजन का वेट कितना है? 4.07 अपन इसका वेट 1। क्लोरीन का वेट कितना दिया है? 71.65 अपन इसका एटॉमिक वेट 35.5। परसेंटेज भी दिया है, कोई बात नहीं, 100 में मान लिया तो सब ग्राम में कन्वर्ट हो गए। ठीक, तो अब ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आ गया 2.2 मोल है, ये हो गया 4.7 मोल और ये हो गया 2.1 मोल। अब हमें निकालना है सिंपलेस्ट रेशियो। तो सबसे छोटा मोल कौन सा आया हुआ है? ये 2.2 है, 4.7, ये सबसे छोटा है 2.1। इसी से सबको डिवाइड कर दीजिए, सारे मोल को। तो 2.2 अपन 2.1, ये हो गया 4.7 अपन 2.1, ये हो गया 2.1 अपन 2.1। तो ये आ गया 1, ये आ गया 2 और ये आ गया 1। तो यहाँ से हमें एक बात पता चल गया कि C कार्बन है, H2O। ये तो आ गया हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला। क्या आया? इंपेरिकल फार्मूला। ठीक, क्या आ गया? CH2O। तो इंपेरिकल फार्मूला तो निकल गया CH2O। अब निकालना मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए सबसे पहला स्टेप और फिर 2 स्टेप। ठीक, पहला स्टेप क्या है? इंपेरिकल फार्मूला का मास निकालिए। क्या है? तो इंपेरिकल फार्मूला CH2Cl। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे और पहला स्टेप है
इम्पेरिकल फार्मूला मास निकालिए और दूसरा स्टेप है वैल्यू ऑफ एन निकाल लीजिए। तो इम्पेरिकल फार्मूला मास, इम्पेरिकल फार्मूला CH2Cl, तो कार्बन का 12 ग्राम, हाइड्रोजन का 2 ग्राम और क्लोरीन का हो गया 35.5 ग्राम। तो इसे जोड़ देंगे हो जाएगा 49.5 ग्राम। ये आ गया इम्पेरिकल फार्मूला मास। अब वैल्यू ऑफ एन निकालते हैं। कैसे? गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। तो गिवन मास है 98.96, क्वेश्चन में दिया है, पीछे करके क्वेश्चन देखिए, अपॉन मोलर मास 49.5। तो यहाँ से आ गया 2, एन की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब हमें एक फार्मूला पता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है एन इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, ये हमें पता है। तो अब देखिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, एन की वैल्यू कितनी है? 2, इम्पेरिकल फार्मूला कितना था? CH2Cl। तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का सब में, तो हो जाएगा C2H4Cl2। लीजिए C2H4Cl2, ये क्या निकल गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या था? इम्पेरिकल फार्मूला। तो फिर इस तरह से फटाफट निकाला जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, इम्पेरिकल फार्मूला। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंड और फ्रेंडी में शेयर करते रहिए।